करेंगे मैटर्स। मैटर्स क्या होते हैं? मैटर्स ऐसे सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसे सब्सटेंस जिसका कुछ वेट हो या मास हो और कुछ जगह घेरता हो, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उन्हें हम बोलते हैं मैटर्स। मैटर्स कितने प्रकार के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। आई होप दोस्तों आप सभी को पता होगा सॉलिड्स किसको बोलते हैं। चलो मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस किसको बोलते हैं। जैसे कि आप वीडियोस में देख पा रहे हो, सॉलिड्स क्या होते हैं? जिस सॉलिड्स आप वीडियोस में एक फोटोज देख पा रहे हो सॉलिड्स की। तो सॉलिड्स किसको बोलते हैं? सॉलिड्स ऐसे पार्टिकल जिस ऐसे सब्सटेंस जिसमें जो पार्टिकल्स होता है वो रेगुलर एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे आप यहाँ पे वीडियोस में देख रहे हो कि इसमें पार्टिकल्स के बीच स्पेस भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम होता है और एक रेगुलर यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है। लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स एक इरेगुलर शेप की तरह होते हैं, इसमें इरेगुलर पैटर्न होता है और इनके बीच पार्टिकल्स के बीच थोड़ा बहुत स्पेस होता है। और गैसियस मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? जिसमें पार्टिकल्स के बीच क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। जैसा आप वीडियोस में देख पा रहे हो, तीनों फोटोज डाली है मैंने। सॉलिड्स सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं और गैसेस क्या होते हैं। और प्लाज्मा हम इस वीडियो की लास्ट में डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा किसको बोलते हैं। तो अभी सॉलिड का लग गया पता, लिक्विड का लग गया पता, गैस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? द मूवमेंट ऑफ एनीथिंग जनरली फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी चीज़ की मूवमेंट जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को जाती है उसको क्या बोलते हैं? हम डिफ्यूजन बोलते हैं। सबको आ गया समझ? अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, हम रूम फ्रेशनर यूज़ करते हैं घर पे, रूम्स पे। तो रूम फ्रेशनर जब हम भी यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है? जैसे मैं आपको एक, ये हमारा क्या है, मेरी ड्राइंग तो वैसे ही बहुत गंदी है। ये क्या, हमारा कोई रूम फ्रेशनर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पार्टी अंदर फ्रेगरेंस के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे रूम फ्रेशनर के अंदर होते हैं, मतलब वो किस में होंगे? हायर कंसंट्रेशन में होंगे। और एयर्स में जो फ्रेगरेंस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लोअर कम होंगे, लोअर कंसंट्रेशन में होंगे। तो जैसे ही हम स्प्रे मारते तो वो फ्रेगरेंस के पार्टिकल हमारे रूम फ्रेशनर से निकल के किस में जाते हैं? एयर्स में जाते हैं। तो मतलब पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से किसकी तरफ को गए? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को गए। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? एक हमारे पास डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट हमारे पास डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर इन गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा गैसियस मॉलिक्यूल्स में होता है, फिर लिक्विड्स में होता है, फिर सॉलिड्स में होता है। ऐसा क्यों? तो जैसा कि आपको पता है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। जैसे आप वीडियोस में देख पा रहे हो कि इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो इन पार्टिकल्स के बीच आपस में क्या है? स्पेस होता है। तो जब स्पेस होगा तभी तो दूसरे पार्टिकल्स इसके अंदर जा पाएंगे। समझ आया दोस्तों? देख पा रहे हो कि गैसेस मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? हमारे पास आपस में पार्टिकल्स के बीच काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है तो तभी, जब स्पेस है इनके अंदर तो तभी कोई दूसरे पार्टिकल इसके अंदर जा सकते हैं। तो इसीलिए डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैसियस मॉलिक्यूल्स में होता है। गैसियस मॉलिक्यूल्स में क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या है? स्पेस है। गैसियस मॉलिक्यूल्स में पार्टिकल्स के बीच स्पेस रहता है, तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न किस में हुआ? गैसियस मॉलिक्यूल्स में। फिर हमारा नेक्स्ट डिफ्यूज़न किस में होता है? उसके बाद लिक्विड में, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है? थोड़ा बहुत स्पेस होता है, ठीक है। तो उसके बाद डिफ्यूज़न किस में होगा? लिक्विड में होगा। पर सॉलिड में डिफ्यूज़न बहुत ज़्यादा कम होता है। सॉलिड्स में क्यों होता है? क्योंकि उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं? बिल्कुल ज़्यादा क्लोजली पैकेड होते हैं। जैसे आप वीडियोस में देख पा रहे हो, जैसे मैं आपको पार्टिकल्स बता रहा हूँ, इनके बीच क्या है? स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर स्पेस कम है तो दूसरा पार्टिकल इसमें एंटर करने की संभावना उतनी ही कम है, तो डिफ्यूज़न उतना ही कम हो सकता है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन उतने ही कम जाएंगे। अगर स्पेस ही नहीं है तो कैसे पार्टिकल्स जा पाएंगे? तो इसलिए सबसे कम डिफ्यूज़न किस में होता है? हमारे पास सॉलिड में होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न किस में होता है? हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल्स में होता है। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है हमारे डिफ्यूज़न पे? तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं हमारे पास डिफ्यूज़न भी इंक्रीज़ होता है। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं डिफ्यूज़न भी क्या हो रहा है? हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसा क्यों? इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपके पास। आपको जैसे ही हम खाना बनाते हैं किचन में, तो क्या होता है कि हमारे पास पूरे किचन में क्या होता है? फ्रेग्रेंस की, खाने की खुशबू आ जाती है, फ्रेग्रेंस आ जाती है। पूरे किचन में खाने की खुशबू होती है। वो भी एक प्रकार से डिफ्यूज़न का ही एग्जांपल है। क्योंकि जैसे-जैसे खाना बन रहा होता है वैसे-वैसे टेम्परेचर भी, खाना गैस किस पे बनाते हैं? हम गैस पे बनाते हैं, ठीक है? तो उसका टेम्परेचर कैसा होता है? बढ़ता ही जाता है।
तो जैसे-जैसे हम टेम्परेचर मतलब कुछ हम उसको टेम्परेचर दे रहे तो हमारे पास जो पार्टिकल्स थे मसालों के या किसी भी जिस जो फ्रेग्रेंस देते वो पार्टिकल्स क्या हो रहे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को जा रहे। तो जैसे-जैसे टेम्परेचर दे रहे हम वैसे-वैसे क्या हो रही, डिफ्यूज़न भी बढ़ती जा रही। अब आपने देखा होगा कि हम जैसे ही फ्रिज का कोई भी हम फ्रिज पे रखा खाना हम जैसे ही बाहर निकालते तो उसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है। टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, तो डिफ्यूज़न लो होगी तो कोई फ्रेग्रेंस ही नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया इतना? अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो डिफ्यूज़न भी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे डिफ्यूज़न पे? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे हमारा गैसेस मॉलिक्यूल्स देखो आप, जैसे मैं वीडियोज़ में बता रहा हूँ, गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है? स्पेस होता है। पर जैसे ही हम इस पे कोई भी अप्लाई प्रेशर करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? थोड़े क्लोज़ली पैकेज हो जाएँगे, ठीक है? थोड़े इकट्ठे आ जाएँगे ना, जैसे हम इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। देखो मान लो हमने कुछ प्रेशर अप्लाई किया, तो पहले ये दूर-दूर थे पार्टिकल्स, अब क्या हो गए? थोड़े क्लोज़ आ गए। क्लोज़ आ गए पार्टिकल्स तो डिफ्यूज़न क्या होगी? कम होगी। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि लिक्विड में डिफ्यूज़न कम होती है क्योंकि पार्टिकल्स क्लोज़ आ जाते थे। सॉलिड में डिफ्यूज़न उससे भी ज़्यादा कम होती है क्योंकि पार्टिकल्स बिल्कुल ही क्लोज़ होते थे। तो इसीलिए जैसे-जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, तो वैसे-वैसे पार्टिकल्स क्लोज़ आते हैं। पार्टिकल क्लोज़ आएँगे तो डिफ्यूज़न क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। मतलब डिफ्यूज़न क्या हो रही है हमारे पास? डिक्रीज़ हो रही है। जैसा अब यहाँ पे मैंने लिखा भी है, बिकॉज़ व्हेन प्रेशर इज़ इंक्रीज़ेज़ द पार्टिकल्स आर क्लोज़ली पैक्ड। पार्टिकल क्या हो जाते हैं? क्लोज़ली पैक्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो डिफ्यूज़न क्या होगी हमारे पास? डिक्रीज़ होगी। समझ आ गया दोस्तों? मतलब प्रेशर इंक्रीज़ करे तो डिफ्यूज़न क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द मिनिमम टेम्परेचर इन विच सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड। ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिससे सॉलिड मेल्ट होना शुरू कर रहा है, किसमें मेल्ट हो रहा है? लिक्विड में मेल्ट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसका एक और बात ध्यान रखना कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है? 273.15 केल्विन। ये इंपॉर्टेंट है, टेट में भी आया था। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है हमारे पास? 273.15 केल्विन। आप बोलोगे दोस्तों कि नहीं सर, मेल्टिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है इसका, पर आप बोल रहे हैं सर कि 273.15 केल्विन होता है। तो इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पे केल्विन में टेम्परेचर और यहाँ पे किसमें? 0 डिग्री सेल्सियस में। चलो मैं ये भी समझाता हूँ आपको, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारे पास, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हमने किस में भाग किया? C से सेल्सियस, K से केल्विन और F से फ़ारेनहाइट। ठीक है? F से क्या? फ़ारेनहाइट। C से क्या? सेल्सियस। सेल्सियस का जो भी स्केल होता है हमारे पास, सेल्सियस का स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब 0 डिग्री क्या होगा हमारे पास? मेल्टिंग पॉइंट होगा किसका? वाटर का। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा हमारे पास? बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका? वाटर का। मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन स्केल हमारे पास शुरू होता है 273.15 से लेके और कहाँ तक? 373.15। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? 273.15 केल्विन से लेके शुरू होता है 373.15 केल्विन तक। तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट कितना हुआ वाटर का? मेल्टिंग पॉइंट हुआ 273 केल्विन। और मेल्टिंग पॉइंट सेल्सियस में कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में कितना? 273.15 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट कितना था सेल्सियस में? 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में कितना होगा बॉइलिंग पॉइंट? जो लास्ट होगा, लास्ट कितना था? 373.15 केल्विन। तो हमारा स्केल केल्विन में कहाँ से कहाँ तक होता है? 273.15 से लेके 373.15 तक। नेक्स्ट हमारे पास फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट क्या होते हैं? फ़ारेनहाइट भी हमारा स्केल होता है और ये स्केल शुरू होता है हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ़ारेनहाइट का स्केल कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके कहाँ तक? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है दोस्तों, ये समझ आ गया। तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना हुआ? 32 डिग्री। कितना हुआ? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना हुआ? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट।
एक और बात दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? उसमें ऑप्शन में ये सेल्सियस भी होगा, केल्विन भी होगा, फ़ारेनहाइट भी होगा। तो क्या होती है टेम्परेचर की एसआई यूनिट? टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है हमारे पास केल्विन। क्या होती है दोस्तों? टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है हमारे पास? केल्विन। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको ध्यान रखना कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है हमारे पास? केल्विन। और हमारे पास ऑप्शन में सेल्सियस भी होता है और फ़ारेनहाइट भी होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सबको समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ, अब हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, कैसे हम किसी केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करते, या सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते, या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते। ये सारी चीज़ें हम कन्वर्जन पढ़ेंगे अभी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कन्वर्जन। ठीक है, पहले हम केल्विन से सेल्सियस, जब भी हम को केल्विन से सेल्सियस की तरफ को जाना है तो हमेशा माइनस करते हैं। क्या करते हैं? हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना? 273.15। और जब भी हमारे को सेल्सियस से किसकी तरफ को जाना है? केल्विन की तरफ को जाना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे क्या? 273.15 क्या करेंगे? इसमें प्लस करेंगे। जैसे मैं समझाता हूँ आपको कि अगर हमारे पास कोई टेम्परेचर दिया है, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, नहीं, मान लो हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस दिया है। कितना दिया? 10 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो इसको कन्वर्ट करना हमारे को केल्विन में। तो सेल्सियस से जब भी हम केल्विन की तरफ को जाएंगे तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं। ऐड कितना करते हैं हम? 273.15। मतलब हम इस टेम्परेचर में क्या ऐड करेंगे? 10 में क्या ऐड करेंगे हम? 273.15 ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 283.15 आ जाएगा। समझ आ गया दोस्तों? हमने 10 डिग्री सेल्सियस को अगर कन्वर्ट करना है केल्विन में तो कितना आएगा? 283.15, क्योंकि इसमें हमने क्या ऐड किया? 273.15 ऐड किया 10 डिग्री में, तो कितना है हमारे पास? 283.15 आ गया। और अगर हमारे को केल्विन से सेल्सियस की तरफ को जाना है, मान लो 10 डिग्री केल्विन दिया है, ठीक है, और इसको सेल्सियस निकालना है, तो इसको क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। किससे? 273.15 से माइनस करेंगे। ठीक है, 10 डिग्री केल्विन को अगर हमारे को सेल्सियस की तरफ को जाना है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो कितना आएगा? 273.15 से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 263.15 आ जाएगा। ठीक है, तो 263.15 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये सबको समझ आ गया दोस्तों? हाँ, एक और बात याद रखना, कई बार हम पेपरों में इसमें डाउट्स आ जाते हैं हमारे पास कि हमारे को ऐड करना है या माइनस नेगेटिव, या ऐड करना है या हमारे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको याद करने की ट्रिक ऐसे है कि जब भी हम के और सी, जब हम के से सी की तरफ को जाते हैं, मतलब के सी से बाद आता है, के किसके बाद आता है? सी के बाद आता है। तो हम बाद से तो किसकी तरफ को जा रहे हैं? पहले, मतलब के से किसकी तरफ उल्टा जा रहे हैं? हम सी की तरफ को जा रहे हैं। तो जब भी हम उल्टा जाएंगे तो हमेशा हम माइनस करेंगे, हमेशा माइनस करेंगे। माइनस कितना करेंगे हम? 273.15 हमेशा क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। और जब हम सी पहले आता है, के बाद में आता है, मतलब पहले से किसकी तरफ को जा रहे हैं? बाद की तरफ को जा रहे हैं। ए बी सी पहले आ गया, फिर डी ई एफ जी एच आई जे के, मतलब सी से बाद क्या आता है? के आता है। जब भी हम सी के आगे को जाएंगे, सी से के की तरफ को जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड कितना करेंगे हम? 273.15। ये समझ आ गया दोस्तों? ये सबको समझ आ गया कि जब भी हम केल्विन से, मतलब के से उल्टा पीछे को तो जाएंगे सी की तरफ को, तो सब्ट्रैक्ट होगा। और जब हमेशा सी से किसकी तरफ को जाएंगे? के की तरफ को जाएंगे, तो क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फ़ारेनहाइट। अगर हमारे पास कोई स्केल, अगर हमारे पास कोई टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है, उसको कन्वर्ट करना है हमारे को किस में? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस कितना? 32। ये इसका फार्मूला कि हमारे को कोई टेम्परेचर अगर सेल्सियस में दिया, उसको किस में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे को कितना दिया? 100 डिग्री सेल्सियस दिया, इसको किस में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? क्या होता है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो कितना होता है? 212 डिग्री। कितना होता है? 212 डिग्री। यहाँ जैसे हम देख पा रहे थे, अभी हमने स्केल्स पढ़े थे, तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 212 डिग्री। तो मान लो अगर हमारे पास
कोई टेम्परेचर दिया है सेल्सियस में, कितना दिया है 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, फ़ारेनहाइट में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या फार्मूला था 9/5 मल्टीप्लाई क्या था साथ में 100 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, तो कितना टेम्परेचर दिया हमारे को 100 दिया, तो मल्टीप्लाई 100 प्लस कितना होता है हमारे पास 32, तो 5 से क्या हो गया यहाँ पे कितना आ गया 20 आ गया, तो 20 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 20 मल्टीप्लाई 9 कितना होगा 180, 180 प्लस 32 180 प्लस 32 180 प्लस 32 कितना होता है हमारे पास 212, वही आ गया। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या था बॉइलिंग पॉइंट था किसका, वाटर का, और 212 डिग्री आ गया जब हमने इसको कन्वर्ट किया फ़ारेनहाइट में। तो ये क्या था बॉइलिंग पॉइंट था किसका, वाटर का ही बॉइलिंग पॉइंट था ये भी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गया सभी को। तो चलो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ को जाते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट फॉर एचपीटेट, मैंने लिखा भी इसमें। ये वाला आपको टेबल बहुत याद होना चाहिए, है सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है, अभी हम पढ़ के हटे। ठीक है, तो जब भी हमारे पास सेल्सियस की तरफ को हम जाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में कितना होता है 273, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है 32, क्योंकि इन सब का स्केल कहाँ से होता है, सेल्सियस का स्केल 0 से शुरू होता है 100 तक, तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ 0 डिग्री। फ़ारेनहाइट का कहाँ से शुरू होता है 32 से शुरू होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ 32, और केल्विन का कहाँ से शुरू होता है 273 से शुरू होता है 373 की तरफ। ठीक है, तो 273 क्या हुआ इसका फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। वैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है रूम का 27 से 29 होता है, और फ़ारेनहाइट में कितना होगा 80.6 कन्वर्ट करना है इसको। कन्वर्ट का क्या फार्मूला था, F = 9/5 इंटू सेल्सियस, सेल्सियस कितना था 27 प्लस 32 कितना आ जाएगा हमारे पास 80.6 आ जाएगा। और अगर इसको सेल्सियस से केल्विन की तरफ को कन्वर्ट करना है, तो सी से जब भी हम के की तरफ को जाएंगे तो क्या करते हैं हम ऐड करते, ऐड कितना करते 273 ऐड करते, 0.15 ऐड करते, तो 273 जब भी हम इसमें ऐड करेंगे 27 में कितना आ जाएगा हमारे पास 300 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको कन्वर्ट करना आ ही जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेम। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपने देखा होगा कि हमारे पास जो भी हम डिजिटल फीवर आता है हमारे को, तो हम बोलते हैं कि हमारा 98.6 जो हमारे पास कि 98.6 आपका टेम्परेचर आया तो नॉर्मल है बुखार। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना कि नॉर्मल है फीवर 98.6। तो हमारे पास जितने भी डिजिटल थर्मामीटर होते हैं वो किस में होते हैं हमेशा फ़ारेनहाइट में, किस में होते हैं फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो 98.6 से मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 98.6 होता है किस में फ़ारेनहाइट में। पर क्वेश्चन आ जाता है एचपीटेट में कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का एट सेल्सियस, तो सेल्सियस में कितना होगा है 37 डिग्री सेल्सियस कितना होता है दोस्तों। ये शायद पिछले प्रीवियस ईयर में भी आया था क्वेश्चन कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर इस सेल्सियस से फिर से कन्वर्ट, सेल्सियस से हम आपको केल्विन में कन्वर्ट करना आ जाता है, ऐड कर देते हैं हम कितना 273.15, तो कितना आ जाएगा 310 केल्विन आ जाएगा। नेक्स्ट वही कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट में कितना होगा 212, क्योंकि स्केल कहाँ तक होता है 212 डिग्री तक होता है फ़ारेनहाइट का, और केल्विन का स्केल कहाँ तक होता है 373 तक, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा वाटर का 373 डिग्री। यहाँ तक सभी को समझ आ गया दोस्तों। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है फ्यूज़न, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्यूज़न, फ्यूज़न किसको बोलते हैं, तो फ्यूज़न क्या है हमारे पास, फ्यूज़न होता है हमारे पास विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। जब भी कोई भी सॉलिड जैसे आइस है वो किस में, जब भी हम उसको नॉर्मल आइस को बाहर रखेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है थोड़े टाइम बाद। ठीक है, पानी बन जाता है उस आइस का, तो वो क्या है हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं हम फ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलते हैं, जब हम लिक्विड टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल, ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड बॉयल होना शुरू कर जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सब्लिमेशन, इससे क्वेश्चन आता ही आता है एचपीटेट में, प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी क्वेश्चन बने थे इससे सब्लिमेशन से। तो चलो सब्लिमेशन को हम क्लियर करते हैं कि क्या होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है हमारे पास, सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, मतलब कोई भी सॉलिड उसकी डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा।
सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं तो वैसे क्या था, पहले आइस थी, आइस को क्या होता था कि हम बाहर बर्फ़ को हम थोड़ी देर बाहर रखेंगे, वो पिघलेगी, पिघलेगी तो क्या बनेगा, उसका पहले पानी बनेगा, मतलब सॉलिड से क्या बना, लिक्विड बना, लिक्विड अगर हम उसको बॉयल करेंगे तो गैस बनेगी। पर ऐसा नहीं, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। चलो मैं इसको एग्जांपल देता हूँ आपको सब्लिमेशन का, ठीक है। जैसे कि हमारे पास नेफ्थलीन बॉल्स हो गई, कैम्फर हो गया। नेफ्थलीन बॉल्स आपने कई बार देखी होगी कि हम क्या करते हैं, एक वाइट वाइट सी टैबलेट हम अलमीरा में डाल देते हैं, ठीक है। थोड़े टाइम बाद वो वाइट वाइट सी टैबलेट क्या हो जाती है, वो गायब हो जाती है वहाँ से। ऐसे वाइट वाइट कलर की एक सर्कल राउंड शेप में हम वाइट कलर की टैबलेट क्या करते हैं, अलमीरा में डाल देते हैं। थोड़े टाइम बाद क्या होती है, वो वाइट कलर की टैबलेट वहाँ से गायब हो जाती है। तो वो वाइट कलर की टैबलेट किस में होती है, सॉलिड में, सॉलिड में होती है। वाइट कलर की टैबलेट किस में होती है, सॉलिड में होती है। थोड़ी देर बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी नेफ्थलीन बॉल्स किसका एग्जांपल है, सब्लिमेशन का। नेक्स्ट हमारे पास कैम्फर। कैम्फर क्या होता है, कपूर। कपूर तो सबने देखा होगा, घर पे पूजा तो सभी करते होंगे, करते हैं सभी पूजा। तो हम क्या करते हैं, कई बार हमारे पास हम जोत वगैरह तो सभी डाल जलाते होंगे, तो जैसे ही हम जोत वगैरह डालते तो हम एक वाइट वाइट सा कोई टैबलेट जैसी डालते हैं और वो एकदम से आग पकड़ लेती हो, ठीक है। तो वो वाइट वाइट सी टैबलेट क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं कपूर भी बोलते हैं, कैम्फर इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, कैम्फर बोलते हैं। तो किस में होती है, सॉलिड में होता है वाइट वाइट सी टैबलेट, एक वाइट वाइट सी टैबलेट की तरह होती है। तो सॉलिड में होता है, जैसे हम उसको आग जलाते हैं उसमें डायरेक्टली क्या बन जाती है, उसकी गैस बन जाती है, मतलब एक धुएं की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में वो उड़ जाता है। तो सॉलिड से डायरेक्टली किस में बन गई, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे हम, वो भी किसका एग्जांपल है, कैम्फर का एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों, हाँ ये वाला टेबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम पढ़ा ही है पर ये फिर भी एक बार फिर देख लो। जब भी हम सॉलिड से लिक्विड पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ के रहे हैं, सॉलिड से जब भी हम लिक्विड की तरफ को जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम फ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है। और जब भी हम लिक्विड से गैस की तरफ को जाते हैं, मतलब अगर हम कोई भी लिक्विड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो उसके वेपर बनते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम वेपराइजेशन बोलते हैं। ये सबको समझ आ गया, सॉलिड से जब भी लिक्विड बना तो फ्यूजन, और लिक्विड से गैस बनी तो वेपराइजेशन, और सॉलिड से अगर डायरेक्टली गैस में जाते हैं हम तो उसको क्या बोलते हैं, हम सब्लिमेशन। अभी अभी हम पढ़ के हटे कि सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, ठीक है। पर जब लिक्विड से सॉलिड बनता है, जैसे एग्जांपल आइस, आइस कैसे बनती है, पहले हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, उसको फ्रीजर में डाल देते हैं और थोड़े टाइम बाद क्या हो जाती है, जम जाती है, आइस बन जाती है। तो मतलब लिक्विड से क्या बना, सॉलिड बना, उसको बोलते हैं हम सॉलिडिफिकेशन। उसको क्या बोलते हैं हम, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। और जब भी हमारे पास गैस से लिक्विड बनते हैं उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं हम, CONDENSATION, उसको क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कई बार क्या करते हैं कि चाय बनाने के लिए क्या करते हैं, पानी उबालने के लिए रखते हैं, पानी गैस पे रखते हैं, पानी उबालने के लिए रखा तो पानी क्या होता है, वेपर फॉर्म में, हम उस वेपर फॉर्म में बनता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, पानी के वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं। हम उस पर क्या लगाते थे, ढक्कन लगा देते हैं। थोड़े टाइम बाद ढक्कन पे देखते हैं आपकी कुछ लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती है, ठीक है। तो वो क्या, पहले वो वेपर बना, ठीक है, वेपर से वो गैस बनी, गैस वो किस पे हुई, ढक्कन पे लग गई थी, ठीक है। ढक्कन पे थोड़ी देर बाद क्या हो गया, उसमें लिक्विड्स, वो ड्रॉपलेट्स वगैरह उस ढक्कन पे, वाटर की ड्रॉपलेट्स क्या होती है उस ढक्कन पे रह जाती है, तो उस गैस से क्या बन गए, वो लिक्विड बन गए। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक सबको समझ आ गया दोस्तों, यहाँ तक समझ। चलो फिर नेक्स्ट की तरफ को बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर किसको बोलते हैं, प्रेशर की यूनिट्स क्या है, प्रेशर की यूनिट्स है पास्कल। ये तो वैसे फिजिक्स का टॉपिक है पर चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। वैसे हम इसको फिजिक्स की सीरीज में भी पढ़ेंगे पर यहाँ पे ये थोड़ा सा याद कर लेना कि 1 एटमॉस्फेरिक किसके बराबर होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पार्टिकल्स के बराबर। नेक्स्ट हमारे पास इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन किसको बोलते हैं, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर। लिक्विड किस में चेंज हो रहे हैं, वेपर में चेंज हो रहे हैं। ऐसी प्रोसेस को हम किसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट,
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बॉइलिंग क्या होता है। बॉइलिंग में भी तो ऐसा क्या होता है कि लिक्विड किस में चेंज होते हैं, वेपर में चेंज होते हैं। जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो लिक्विड किस में चेंज होते हैं, वेपर में ही चेंज होते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड भी किस में चेंज होते हैं, वेपर में चेंज होते हैं। पर इन दोनों में डिफरेंस बस इतना सा है कि इवेपोरेशन क्या होती है। इवेपोरेशन होती है कि हम जैसे कोई पानी हमारा किसी फ्लोर पे गिर गया तो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है, वो सूख जाता है, ठीक है। हमने उसको कोई हीट प्रोवाइड नहीं की। पर बॉइलिंग में क्या होता है कि हम उसको पहले पानी को क्या करते हैं, हम हीट प्रोवाइड करते तब उसके वेपर बनते। पर वो जो फ्लोर पे पानी गिरा था हमने उसको कोई हीट प्रोवाइड नहीं की, वो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, अपने आप ही वेपर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। यही डिफरेंस है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में, ठीक है। इवेपोरेशन कैसे हुई कि हमने उसको पानी को उसके मेल्टिंग पॉइंट तक तो नहीं पहुंचाया कि उसके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाया कि वहां से वेपर बनने शुरू हो गए। हमने तो कुछ उसको कोई हीट नहीं दी, ठीक है। पर बॉइलिंग में क्या करते हैं, हम उस वाटर को हम किस में पहुंचा देते, उसके मेल्टिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा देते। उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाते तो वो वहां से बॉयल करना शुरू हो जाता है, तभी उसके वेपर बनते हैं, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। नेक्स्ट है हमारे पास इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन जब भी होती है तो हमेशा क्या होती है, कूलिंग जैसा हमारे को लगता है। जब भी हमारे को स्वेटनिंग होती है, पसीना पड़ता है, स्वेटनिंग होती है, तो स्वेटनिंग होने की थोड़ी सी देर बाद हमारे को क्या है, ठंड जैसी फील होती है, ठीक है। थोड़ी कूलिंग कूलिंग जैसी फील होती है। वो भी क्या है, एक एग्जांपल है। इवेपोरेशन हमेशा क्या करती है, कूलिंग, कॉज कूलिंग। नेक्स्ट हमारे पास नेल पॉलिश, इसका ही एग्जांपल नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है। जब भी हम हाथों से नेल पॉलिश को रिमूव करते हैं तो कैसा फील होता है, वहाँ पे भी कूलिंग कूलिंग जैसी फील होती है। वो भी किसका एग्जांपल है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग का ही एग्जांपल। अच्छा दोस्तों ये बताओ मेरे को, चलो ये तो लड़कियों को पता होगा कि नेल पॉलिश किससे रिमूव करते हैं हम, किससे रिमूव करते हैं, एसीटोन से। किससे रिमूव करते हैं नेल पॉलिश को हम, एसीटोन से। एसीटोन क्या है, हमारे पास एक कीटोन होता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि नेल पॉलिश रिमूव किससे होता है, कीटोन से होता है, ठीक है, एल्डिहाइड से होता है, अल्कोहल से होता है, किससे रिमूव होता है। नेल पॉलिश रिमूवर हमेशा किससे रिमूव होता है, कीटोन से। कीटोन कौन सा, एसीटोन। ये समझ आ गया दोस्तों यहाँ तक। तो हम वीडियोस के अब यहाँ का टॉपिक, आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए, ठीक है। लास्ट में हर एक जो भी हमारा चैप्टर, जो भी हम वीडियोस बनाएंगे उसके हर एक लास्ट में हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँगा उस चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, ठीक है। एक हमारे पास प्लाज्मा भी रह गया, तो प्लाज्मा को भी डिस्कस कर लेते हैं, प्लाज्मा क्या होता है। तो जैसे हमने आपको इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ कि एक गैस कोई एक लिक्विड था, हमने उसको क्या किया, बॉयल किया। कोई एक लिक्विड था, हमने इसको क्या किया, बॉयल करना शुरू किया, ठीक है। हमने उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया, लगभग उसको 7 या 1000 या 8000 केल्विन तक उसको क्या दे दिया, टेम्परेचर दे दिया। अब उस लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैसेज में कन्वर्ट हो गया। उसमें क्या हो गया, गैसेज मॉलिक्यूल्स आ गए। पर जब हम उसको और ज़्यादा, जब भी हम उसको और ज़्यादा टेम्परेचर देगा तो गैसेज मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है कि एक पॉजिटिव, क्या निशान, पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप से एक निशान आ जाते हैं, ठीक है। गैसेज मॉलिक्यूल्स में क्या निशान आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, कि फॉर्म ऑफ आयोनाइज गैस। कोई भी गैस जिसके क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन गए, इसके आयंस बन गए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हमारा नेचुरली कहाँ फाउंड होता है, स्टार्स में फाउंड होता है, ठीक है। लाइटनिंग जो हमारे पास बिजली एक कड़कती है, उसका भी क्या, वो भी किसका एग्जांपल है, हमारे पास प्लाज्मा का ही एग्जांपल है। चलो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। लास्ट में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो प्रीवियस ईयर आए वो मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, जितनी भी हमारे पास रोज़ आपका आज तो चलो डे 1 था, रोज़ 90 डेज हार्ड चैलेंज है, तो रोज़ हमारे पास हर एक वीडियोज़ के लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, जो आपके टैट HP टैट में काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो चलो पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। चलो दोस्तों इसका आंसर आप खुद देंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास, दी प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर। मतलब सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज हो रहे हैं, गैसेस या वेपर में चेंज हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सबको आ गया, क्या होगा इसका आंसर, डी,
डी क्या, सब्लिमेशन। इसका आंसर क्या होगा, सब्लिमेशंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दी सॉलिड विच अंडरगो सब्लिमेशन। अच्छा, ये हमारे पास 4 एग्जांपल दिए, इन चारों एग्जांपल में से बताना आपको कि सब्लिमेशन किस में हो रही है। तो अभी हमने सब्लिमेशन टॉपिक पढ़ा, उसमें मैंने एग्जांपल दिया था नेफ्थलीन, दिया था ना उसमें, नेफ्थलीन बॉल्स कौन सी होती है जो हम अलमीरा में रखते हैं, वाइट वाइट सी टैबलेट। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, नेफ्थलीन। चलो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ को जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं कि अच्छा गैस से जब हम लिक्विड की तरफ को जाते हैं, पहले उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, कि गैसेस से हम किसकी तरफ को जा रहे हैं, लिक्विड की तरफ को जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन जब भी होती है तो कब होती है, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो, टेम्परेचर लो हो। तो इसका आंसर क्या होगा, हाई प्रेशर एट लो टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गया सबको। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल अंडरगो सब्लिमेशन। फिर से सब्लिमेशन से आया क्वेश्चन, देखो कितने क्वेश्चन हमारे सब्लिमेशन से बन रहे। ये भी पिछली बार एचपी टेट में आया था, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में आया ये क्वेश्चन भी। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल अंडरगो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन इनमें से कौन सा करेगा। कॉमन नमक, नमक सब्लिमेशन करेगा, किस में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर उसको पानी में घोल दोगे तो लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। वैसे शुगर भी हमारे पास लिक्विड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सैंड भी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। सैंड्स के कभी गैस मॉलिक्यूल तो हो नहीं सकते, सॉलिड से गैस तो कन्वर्ट हो नहीं सकता। ओडोनिल, ओडोनिल आपने देखा होगा, हम वॉशरूम वगैरह में रखते, ओडोनिल रख देते ताकि पूरे वॉशरूम में फ्रेगरेंस रहे। ठीक है, तो ओडोनिल किस में, पहले वो सॉलिड फॉर्म में होती है, पर कुछ टाइम उसके लिक्विड थोड़ी बनता है, वो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाती है, वो गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो सॉलिड डायरेक्टली चेंज किस में होती है, गैसेस में। तो इसका एग्जाम्पल भी क्या है, इसका आंसर क्या होगा, ओडोनिल। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट हायर एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद 2-3 बार रिपीट हुआ है एचपी टेट पे। एट हायर एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज, क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट, इसका आंसर होगा डिक्रीजेज। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे जैसे हम हाइट की तरफ को जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज डिक्रीजेज, याद रखना है, ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है एचपी टेट में हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फेवरेबल कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम गैस। वही क्वेश्चन है कंडेंसेशन वाला, कि लिक्विफिकेशन भी जब भी होती है हमारी पेट्रोलियम गैस को, तो हम क्या करते हैं, कि अभी हमने एग्जांपल दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर गैसेज इनटू लिक्विड, कन्वर्ट गैसेज इनटू लिक्विड। जब हमारी कोई गैस से हम लिक्विड बनाते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम क्या करती है, लिक्विफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम जब भी हम करते हैं, मतलब गैस से हम क्या बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं। पेट्रोल किस में होता है, लिक्विड बनाते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ये क्वेश्चन देखो कैसे चेंज किया था उन्होंने एचपी टेट वालों ने, था इस कंडेंसेशन का ही एग्जाम्पल। पिछली बार क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे हमारा थर्ड क्वेश्चन था, फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग अ गैस इनटू लिक्विड। अब पूछा इन्होंने कि विच ऑफ द फेवरेबल कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम गैस। दोनों का एग्जाम्पल क्या था, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन केल्विन स्केल 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, देखो 273 केल्विन के बराबर होता है, या -273 केल्विन के बराबर होता है, 100 केल्विन के बराबर होता है, 0 केल्विन के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर। तो 273 से लेके 373 तक केल्विन का हमारे पास स्केल होता है। इसका आंसर क्या होगा, 273 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दी रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हम लैब में यूज़ करते हैं थर्मोमीटर, उसकी रेंज कितनी होती है। तो लैब में हम सेल्सियस वाला थर्मामीटर यूज़ करते हैं, तो उसकी रेंज होती है हमारे पास -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एचपी टेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है।
ये भी हमने देखो अभी हमने एक टेबल पढ़ा था, उसमें मैंने इसका आंसर करवाया था आपको कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है। देखो इसमें 37 डिग्री केल्विन भी दिया है, 37 डिग्री सेल्सियस भी दिया है, 98.6 सेल्सियस में दिया है और 46 डिग्री सेल्सियस में दिया है। इनकी यूनिट ध्यान रखना है, 2 सेल्सियस में दी, 3 सेल्सियस में दिया और 21 में दिया है केल्विन में। तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल्सियस में कितना होता है, कितना होता है दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। और केल्विन में कितना होता है, 37 में क्या प्लस करेंगे हम, 273 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 310 केल्विन। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है, केल्विन में कितना होता है, 310 केल्विन। सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये भी मैंने आपको करवाया था। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर कितनी होती है, केल्विन। ठीक है, तो आज की वीडियोस हम यहीं लास्ट करते हैं। चलो एक क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। जो हमारे पास प्लाज्मा होता है, ये कमेंट बॉक्स में देंगे आप सभी इसका आंसर। प्लाज्मा होता है विच इज़ कंसिडर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर्स। जो प्लाज्मा होता है उसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसिडर करते हैं। तो इट कंटेन्स, वो क्या कंटेन्स करता है। ठीक है, इसका आंसर हमारे को आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज की वीडियोस यहीं हम लास्ट करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, स्टूडेंट पॉइंट के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आशा करता हूँ मैं आप सभी को ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ होती है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी क्वेरीज़ लिख के देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।